फूल और पत्थर, पत्थर सी जिठानी और फूल सी देवरानी। विमला देवी के परिवार में सभी शांत मिजाज के थे, सिवाय उनकी बड़ी बहू रूपा और छोटे बेटे सूरज के। ये दोनों बहुत ही कड़क मिजाज के थे, लेकिन घर में रूपा का ही सिक्का चलता था। वो जो बोलती थी वो होता था, या सभी को वही करना पड़ता था। मैं बोल बोल कर थक गई, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अपनी सास को कितनी बार बोला कि समय से खा पी लिया करो, ताकि मुझे भी कुछ आराम मिल सके, लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं। सास विमला देवी बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वो रूपा के कामों और उसके फैसलों में बिल्कुल टांग नहीं अड़ाती थी। माँ जी, नाश्ता बन गया है, समय से नाश्ता कर लीजिए, चलिए। अरे बस बहू, ये स्वेटर ना थोड़ा सा रह गया है, पहले इसे बुन लेती हूँ, फिर नाश्ता करूंगी। माँ जी, मुझे पता है कि आप ये स्वेटर अपनी बेटी के होने वाले बच्चे के लिए बुन रही हो, लेकिन पहले आप कुछ खा लो ना, फिर जो मर्जी वो करना। अरे बेटा, क्यों जिद कर रही है? थोड़ी देर की तो बात है, आज ना थोड़ी देर से ही नाश्ता कर लूंगी। कम से कम ये स्वेटर आज पूरा उतर तो जाएगा। आपको पता है कि खाली पेट आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है और उसके बाद आपका सर दर्द करने लगता है। तो पहले मैं आपके लिए सुबह सुबह नाश्ता बनाऊं और आप खाने में लापरवाही करके सर दर्द बुला लो। फिर मैं बैठकर आपके सर में तेल मालिश करूं। ये सब मुझसे नहीं होगा। मैं बहू हूं, बेटी नहीं कि दिन रात आपकी खिदमत में लगी रहूंगी। अरे बाबा, लो रख दिया। चलो, पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा, बस। रूपा का पति राजन एक बैंक में मैनेजर था। वो सुबह जो बैंक जाता तो रात को थका हारा वापस आता, लेकिन घर में रूपा के आगे उसकी एक भी नहीं चलती थी। अरे रूपा, कहाँ हो? जल्दी से मेरा लंच बॉक्स दे दो, देर हो रही है। ये रहा आपका लंच बॉक्स। आप तो लंच बॉक्स का शोर बच्चों की तरह मचाते हो और शाम को लंच बॉक्स की आधी रोटियां वापस ले आते हो। आज चेक कर लेना, आज मैं एक भी रोटी वापस नहीं लाऊंगा। और अगर लाए तो वही रोटी गर्मा गर्म करके रात में खिला दूंगी। इतना रौब तो मेरी माँ ने मुझ पर नहीं चलाया होगा जितना तुम चलाती हो। हाँ, मैं माँ नहीं हूँ, बीवी हूँ। मैं मर मर के खाना इसलिए नहीं बनाती कि आप उसे लौटा कर ले आओ और मैं गाय भैंस को खिलाती फिरूं। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं, मैं निकल रहा हूं, बाय। रूपा की कड़क मिजाज के आगे उसका पति राजन भी ज्यादा नहीं बोल पाता था। रूपा का देवर सूरज पुलिस में इंस्पेक्टर था। पुलिस में होने की वजह से वो बहुत कड़क मिजाज का था, लेकिन दिल का बहुत ही नरम। देवर जी, ओफो, तुम्हारा तो ये रोज का ही हो गया है। पूरे घर में सामान इधर उधर ऐसे फैला देते हो जैसे कि कोई 5 साल का बच्चा फैलाता है। अरे चिंता क्यों करती हो भाभी, अभी मैं सब कुछ इकट्ठा कर लूंगा, पहले अपनी कसरत तो पूरी कर लूं। देवर जी, तुम तो कसरत करके चुपके से अपने थाने के लिए निकल जाते हो और फिर मुझे इन्हें इकट्ठा करने में अलग से कसरत करनी पड़ जाती है। जैसे मैं पूरे थाने को अपने इशारों पर नचाता हूँ, वैसे ही आप पूरे घर को अपने इशारों पर नचाती हो, और ये सब होता है सिर्फ कसरत करने से। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए, फिर तुम्हारी बीवी तुमको जो कसरत करवाएगी ना, उसके इशारों पर नाचते फिरोगे। क्या भाभी? माँ जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम ना पहले मेरी बात सुन लो, फिर अपनी कहना। मैंने कितनी बार कहा है, सूरज कड़क मिजाज का लड़का है, उससे ना जरा आराम से बात किया करो। अरे मैं तो आराम से ही बात करती हूँ। बात करने के लिए मैं कहाँ तलवार लेकर उसके सीने पर खड़ी हो जाती हूँ। अरे मेरा मतलब है, कभी उसने पलट कर कुछ बोल दिया तो तुमको बुरा लग जाएगा। जिस दिन ऐसी नौबत आ गई तो मैं तो एक पल इस घर में नहीं रहूंगी, घर छोड़कर चली जाऊंगी। रूपा का टका सा जवाब सुनकर विमला देवी चुप हो गई। उन्होंने बात बदलने में ही समझदारी समझी। तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। खैर बताओ, क्या बोल रही थी? माँ जी, मैंने सूरज के लिए एक लड़की देखी है और मैं चाहती हूँ कि हम सब चलकर लड़की देखाएं। सूरज की शादी की उम्र भी तो निकली जा रही है। बात तो सही है, उसकी भी शादी हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, लेकिन वो लड़का शादी के लिए राजी होगा तब तो। वो सब आप मुझ पर छोड़ दो माँ जी, आप सब तो लड़की देखने चलने की तैयारी करो। और कुछ दिन बाद सभी लड़की देखने के लिए गए। कितनी सुंदर लड़की है, एकदम चांद के जैसी।
हमारे सूरज के साथ इसकी जोड़ी एकदम सूरज और चांद की जोड़ी लगेगी। क्यों बेटा सूरज, तुझे कैसी लगी? उससे क्या पूछ रही हैं माँ जी? उसके मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे इतनी सुंदर लड़की देखकर। अरे पर फिर भी बेटा। अरे माँ जी अब कुछ नहीं, मुझे लड़की बहुत पसंद है। अब तो बस पंडित जी से दिन दिखवाएंगे और दोनों के हाथ पीले करवा देंगे। सुनिए, मैं जरा लड़के से बात करना चाहती हूँ। देखो, हमारे यहाँ शादी के पहले लड़का लड़की आपस में बात नहीं करते। शादी के बाद तुमको जितनी बातें करनी हो कर लेना। अभी तो बस ये लड्डू खाओ। आप बस शादी की तैयारी करो। अगले महीने हम बारात लेकर आएंगे और आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर ले जाएंगे। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे घर में जितनी तुम्हारी सास की नहीं चलती उतनी तो तुम्हारी चलती है। अगले महीने एक शुभ मुहूर्त देखकर सूरज और कविता की शादी हो गई। आज तो तुम्हारी इस खूबसूरती पर मेरे देवर लट्टू हो जाएंगे। फिर देखना, पूरी जिंदगी तुम्हारे आगे पीछे कैसे नाचते फिरेंगे। आइए आइए महाराज आइए, अपनी रानी को संभालिए। मैं तो बस जाने ही वाली थी। आप दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करिए। क्या हुआ बहू, आज चाय नाश्ता कुछ नहीं मिलेगा क्या? अब क्या मैं ही चाय नाश्ता बनाती रहूंगी? नहीं बहू आई है, अब से घर के सारे कामों की जिम्मेदारी उसी की है और वो महारानी अभी तक सो रही है। अरे तुम तो कुछ भी बोलती हो। वो सो नहीं रही, वो सुबह ही उठ गई थी और नहा धोकर पूजा कर रही है। अच्छा, वो बैठकर पूजा करे और मैं रसोई में काम करूं? कल से मैं पूजा करूंगी और वो रसोई में काम करेगी। चिंता मत कीजिए जेठानी जी, अब से रसोई क्या, घर के सारे कामों की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। तुम्हें सारे कामों की जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जितना बोला जाएगा सिर्फ उतना ही करना है। ठीक है, अब आप ये बताइए नाश्ते में क्या खाएंगी? आलू के पराठे और टमाटर की चटनी। और माँ जी आप नाश्ते में क्या खाएंगी? अरे उनसे क्या पूछ रही हो? सबके लिए अलग अलग नाश्ता थोड़ी ना बनता है। वो भी आलू के पराठे और टमाटर की चटनी ही खाएंगी। हाँ बहू, मैं भी वही नाश्ते में खा लूंगी। तू बस सूरज से पूछ लेना वो क्या खाएगा। क्यों, सूरज आलू के पराठे नहीं खाएगा क्या? अरे मेरा मतलब है अगर उसे कुछ अलग खाने का मन हो तो। सूरज भी वही खाएगा जो सबके लिए बनेगा। पहले भी ऐसा ही होता था, आगे भी ऐसा ही होगा। जेठानी जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। और उसी दिन से कविता वही करती जो रूपा बोलती थी। कविता, आज कपड़े तुम्हें ही धोने हैं। कोशिश करना हाथ से धोने की, मशीन से धोने पर बिजली का बिल बहुत आता है। कविता ने घर के सारे कपड़े हाथ से ही धोकर सूखने के लिए डाल दिए। जाओ बहू, थोड़ा आराम कर लो। इतने सारे कपड़े धोकर हाथ की नस चढ़ गई होगी। लेकिन माँ जी अभी तो दोपहर का खाना भी बनाना है, पहले से खाना तो बना लेने दो, फिर आराम के लिए बोलना। अरे ये सुबह से काम किए जा रही है, थक गई होगी बेचारी। उसकी चिंता आप मत करो माँ जी, मैं कोई इतनी अंधी और बेरहम दिल की नहीं हूं जो इससे जानवर जैसा काम कराऊंगी। बस खाना ही तो बनाना है, उसके बाद आराम कर ले। रूपा ये बोलकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि सूरज खड़ा खड़ा सब देख रहा था। अगले दिन जब कविता किचन की ड्यूटी निपटा रही थी, तभी रूपा ने आकर कहा, कविता जरा 2 कप चाय बना देना, पड़ोस वाली भाभी आई है। जी भाभी, अभी बनाकर लाती हूँ। रूपा, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें कविता जैसी देवरानी मिली। वो सुबह से शाम तक तुम्हारे इशारों पर नाचती है और मजाल है कि उफ तक करें। तभी कविता चाय लेकर आती है। इसमें उफ करने की क्या बात है? अगर हम घर की औरतें ही उफ करने लग गई तो ये ईंटों का घर सिर्फ घर ही रह जाएगा, परिवार नहीं बन पाएगा। कविता की ये समझदारी भरी बात रूपा को चुभ गई। क्या तुम्हारे अंदर इतना भी संस्कार नहीं है कि जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए? अरे जाने दो, छोटी है, इसकी बातों का क्या बुरा मानना। अब ये छोटी नहीं है, शादी हो गई है इसकी, कुछ तो अकल होनी चाहिए। माफ करना दीदी, मैं आपसे बीच में नहीं बोलूंगी। जितनी जल्दी ये सब तौर तरीका सीखोगी ना उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। जाओ अब। उसके बाद से रूपा कविता से ऐसी चिढ़ गई थी कि अब उसके हर काम में कमियां निकालने लगी।
ये क्या कविता, तुम्हें दीवार से मकड़े के जाले साफ करने को बोला था ना? आधा साफ किया, आधा छोड़ दिया। इनको फिर से साफ करो और ठीक से करना। इस बार एक भी जाले छूटने नहीं चाहिए। ठीक है दीदी, अभी कर देती हूँ। कविता बिना सवाल किए दोबारा से घर के जाले साफ करने लगी, जबकि दीवारों पर एक भी जाले नहीं बचे थे। जाले साफ करते हुए ऊपर से कुछ कचरा कविता की आंखों में गिर गया। वो जाला फेंक कर अपनी दोनों आंखों को पकड़कर वहीं बैठ गई और अपनी सास को जोर जोर से आवाज देने लगी। माँ जी, माँ जी, जल्दी आइए माँ जी। कविता की आवाज सुनकर उसकी सास और रूपा दोनों भागते हुए आए और कविता को आंख पकड़े बैठे देखकर पूछने लगे, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हुआ क्या? मेरी आंखों में कचरा चला गया है शायद। बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही हूँ। अरे कुछ नहीं हुआ, आंखों पर पानी की छींटे मारो, सारा कचरा बाहर निकल जाएगा। नहीं दीदी, आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। तभी उसी वक्त सूरज किसी काम से घर आया। उसने कविता को रोते हुए आंखों में दर्द की बात सुन ली और फिर बिना एक पल गवाए उसने कविता को गोद में उठाया और डॉक्टर के पास लेकर चल दिया। शाम को सूरज अब कविता को हॉस्पिटल से लेकर आया तो उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। कविता का ये हाल देखकर सभी घर वाले उसके आसपास इकट्ठा हो गए थे। माँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब घर की सफाई 2 दिन पहले ही हो चुकी थी तो दोबारा से करने के लिए किसने बोला था? क्या जरूरत आ पड़ी थी? बोला तो मैं नहीं था, लेकिन मुझे क्या पता था ये अपने आंख में तिनका गिराकर गांधारी बन जाएगी। माँ, मैं देख रहा हूँ, सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती है ये, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शांत हो जाइए ना, मुझे घर के कामों से कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरी ही गलती की वजह से मेरी आंखों में कचरा गिर गया था। आप किसी पर भी गुस्सा मत होइए। जाने देना बेटा, होने को कौन टाल सकता है। जो होना था वो हो गया, आगे से सब इसका ध्यान रखेंगे। विमला देवी ने बात को रफा दफा तो कर दिया, लेकिन रूपा को सूरज की ये बात बहुत चुभ गई थी। आज तक किसी ने मुझसे इस तरीके से बात नहीं की थी, लेकिन आज उस कविता के कारण मुझे ये सब सुनना पड़ा। अब मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। 2 दिन के बाद डॉक्टर ने कविता की आंखों से पट्टी हटा दी थी। अब कविता फिर से अपनी दिनचर्या में लग गई थी, लेकिन रूपा के सीने पर अभी भी सांप लौट रहा था। वो अंदर ही अंदर कविता को सबक सिखाने का प्लान बना रही थी। मैं यहाँ फर्श पर तेल गिरा देती हूँ। जैसे ही कविता यहाँ से जाएगी, फिसल कर गिर जाएगी और उसके हाथ पैर कुछ ना कुछ तो टूट ही जाएगा। फिर उसे मेरी अहमियत समझ में आएगी। तभी पीछे से कविता वहां आती है। ये क्या कर रही हो दीदी? अचानक से कविता के आ जाने से रूपा को लगा कि वो रंगे हाथों पकड़ी गई है। वो हड़बड़ाहट में पलटी और फर्श पर गिरे तेल पर उसी का पैर फिसल गया और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। आई, मर गई, लगता है मेरा पैर टूट गया। माँ जी, सूरज जल्दी आओ, दीदी गिर गई, इनका पैर टूट गया है, इनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। कविता की चीख पुकार सुनकर सभी दौड़कर आए तो देखा कि रूपा नीचे गिरी करा रही है और रूपा का पैर टूटकर टेढ़ा हो गया है। आनन फानन में सब उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागे। देर रात जब सब रूपा को लेकर वापस आए तो कविता उनका इंतजार कर रही थी। उसने देखा कि रूपा व्हीलचेयर पर बैठी हुई है और उसके पैरों में प्लास्टर लगा हुआ है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? पैर की हड्डी टूट गई है। डॉक्टर ने कहा कि पैर ठीक होने में 1 से 2 महीने लगेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करना दीदी, मैं हूं ना, मैं आपके सारे काम कर दिया करूंगी। आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होने दूंगी। कविता की बात सुनकर रूपा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे तो लग रहा था कि कविता घर वालों से शिकायत करेगी, क्योंकि उसने उसे फर्श को चिकना बनाने के लिए तेल गिराते हुए देख लिया था, लेकिन इसने तो उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। दीदी, आप आराम करो, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ, इससे दर्द में बहुत आराम मिलेगा। थोड़ी देर बाद जब कविता दूध लेकर रूपा के कमरे में गई तो रूपा बेड पर लेटी हुई थी। कविता को देखते ही रूपा फपक फपक कर रोने लगी। मुझे माफ करना कविता, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए ही फर्श को चिकना कर रही थी। लेकिन सच ही कहा जाता है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोलता है एक दिन वो खुद उस गड्ढे में गिरता है। मुझे माफ कर दो कविता,
मुझे माफ कर दो। और उसके बाद रूपा का कठोर दिल पिघलकर एकदम मोम हो गया था। वो एकदम बदल गई थी। वो कविता का ऐसे ध्यान रखने लगी थी जैसे वो उसकी खुद की बेटी हो।